Hello everyone, this is Nusha. Welcome back to my YouTube channel, and this is lecture number 5 of the chapter Treated Products and their Elimination. ये last lecture है इस chapter का lecture 5, okay? And in this lecture we will discuss about the micturition, role of other organ in excretion and disorders. मतलब थोड़ा ऐसा content है जिसमें याद करना है, ठीक? चलो पढ़ते हैं. So micturition NCERT content है पूरा. Urine formed by nephron is ultimately carried to the urinary bladder, where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. This signal is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with urine. In response, the stretch receptors on the wall of the bladder send signal to the CNS. The CNS passes on motor messages to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of urethral sphincter, causing the release of urine. देखो अभी क्या पढ़ दिया मैंने, आपको लगा ओ माय गॉड इतना क्या क्या पढ़ दिया. देखो सुनो, याद करो, हम किडनी पढ़ रहे थे, ठीक है? और किडनी में था कि यहाँ से यूरेटर आएगा बाहर, ठीक? यूरेटर आया, दिस इज द यूरेटर, और ये यूरेटर ओपन हो रहा है इसमें यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर, सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. स्फिंक्टर है इसमें प्रेजेंट, स्फिंक्टर. अब देखो क्या हुआ, हम पढ़ रहे हैं मिक्चुरेशन का. मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन हो चुका है, अब उसको आपको बाहर स्ट्रीट आउट करना है, ठीक है? सो यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन, जो भी नेफ्रॉन से यूरिन फॉर्म्ड हुआ था. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद है, पीसीटी, वर्मन कैप्सूल, पीसीटी, लूपो, फिनले, डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है? तो अल्टीमेटली जब कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है तो यूरिन फॉर्म हो चुका है. यही यूरिन है जो कंसेंट्रेट होकर अब आएगा, यहां से ये आएगा यूरेटर के थ्रू, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक? यहां तक. अब यूरिनरी ब्लैडर में एक एपिथीलिया होता है, नाम बताना है आप सबको. एपिथीलिया, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा एपिथीलिया है? ट्रांजिशनल एपिथीलिया. ट्रांजिशनल एपिथीलिया याद करो, एनिमल टिश्यू में मैंने पढ़ाया था. एक ऐसा एपिथीलिया दैट डज नॉट हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज का मतलब होता है कि वो उसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, बट दिस इज द ओनली वन जिस पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है. ट्रांजिशनल एपिथेलिया, इसके पास एबिलिटी होती है इलास्टिसिटी की. तो ये अगर इतना साइज का है, ये स्ट्रेच होकर इतना बड़ा बन जाएगा. इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है? तो यूरिन जब बन के जा रहा है तो वो स्टोर होगा. टेम्परेरी स्टोरेज होता है, परमानेंट नहीं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये भर जाता है. यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच होने के बाद वो भर चुका है. अब इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल. अब आपको लगेगा, प्रेशर फील होगा कि अरे अब मुझे वॉशरूम जाना है, आई नीड टू पी, है ना? तो दैट इज द वॉलंटरी सिग्नल. फिर आप उठ के वॉशरूम जाइएगा, वहां जाकर यूरिनरी ब्लैडर जो स्ट्रेच हो चुका है इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन. यूरिन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इस तरीके से यूरिन बाहर आ जाएगा. बट जब यूरिन बाहर आ रहा है उसको बीच में एक मिल रहा है यूरेथ्रल स्फिंक्टर, दैट इज अ डोर, ठीक है? दरवाजा है. अब जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यूरिन नीचे प्रेशर लग रहा है, अब जब स्फिंक्टर के पास आएगा, दरवाजा बंद है. अब इस स्फिंक्टर को करना पड़ेगा आपको रिलैक्स्ड. रिलैक्स होता है तभी जाके यूरिन बाहर आता है, दैट इज द मिक्चुरेशन. ओके, अब पढ़ो सेम लाइन को, अब आपको समझ में आएगा. यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, आ गया कि भाई यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा. कब तक जाता है? जब तक एक वॉलंटरी सिग्नल ना आ जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. सीएनएस, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, आपको पता है कि सीएनएस किस तरीके से काम करेगा. एक न्यूरॉन लेकर जाता है जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर पैसेज के थ्रू वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आता है सेंसरी, सॉरी, लेकर जा रहा है सेंसरी, है ना, और लेकर आ रहा है मोटर, ठीक है? So this signal is initiated by stretching of the urinary bladder as it gets filled with urine. जैसे जैसे urinary bladder में यूरिन भरता चला जाएगा, वो फिल होता चला जाएगा, भरा चला गया, भर गया. अब भरने के बाद जब वो स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स. क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स.
रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सिग्नल भेजेंगे सीएनएस को, ब्रेन को, कि भाई सुनो, भर चुका है, अब जल्दी से वॉशरूम जाओ और इसको हटाओ। In response, the stress receptors on the wall of the bladder send signal to the CNS. जो stress receptors है वो सिग्नल भेजेगा CNS को। CNS passes on motor message, CNS से फिर निकलेगा मोटर मैसेज, मोटर मैसेज जाएगा स्मूथ मसल्स के पास, यूरिनरी ब्लैडर के, और उसको बोलेगा कि हाँ ठीक है अब चलो तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, और स्फिंक्टर को करेगा रिलैक्स, यूरिन बाहर आ गया, causing the release of urine. This process is called as micturition. The process of release of urine is called as micturition, and the neural mechanism, जो neural mechanism एक information गया CNS के पास, वहां से आया, this mechanism is called as micturition reflex. ठीक है। An adult human excrete on an average 1 to 1.5 liters of urine per day. एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन जाता है, वॉल्यूम याद रखना है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आ जाता है। ओके, द यूरिन फॉर्म, जो यूरिन बना वो लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है, उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा वाटर कंटेंट है। आप जब ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन कलरलेस हो जाएगा, कम पानी पीते हैं तो मोर पिगमेंटेड, मोर येलोइश हो जाएगा। ओके, स्लाइटली एसिडिक होता है, pH 6.0 एंड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डरिक स्मेल होती है उसकी। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितना यूरिया सिक्रीट होता है, तो पर डे के हिसाब से 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट होगा। दैट इज योर नाइट्रोजनस वेस्ट दैट नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम योर बॉडी, बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर यूरियोटेलिक। ठीक है। So various conditions can affect the characteristic of urine. Various condition कौन कौन सा, जैसे कि अभी मैंने बताया कम पानी पीना, ज्यादा पानी पीना, कोई बीमारी है कि नहीं है, ये सारी चीजें यूरिन को अफेक्ट करती है। तभी यूरिन एनालिसिस करके बहुत सारी बीमारी का पता चलता है। Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of the kidney. अगर किडनी ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसका सीधा असर आपको आपके यूरिन में देखने को मिल जाएगा, इसलिए यूरिन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल यहाँ पर एक डिजीज का कंडीशन भी बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज दैट इज द ग्लाइकोसूरिया and ketone bodies ketonuria in urine are indicative of diabetes mellitus. एक बीमारी है जिसे हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में चीनी की बीमारी कहते हैं, शुगर जिसे कहते हैं। ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस के केस में समझना क्या होता है, जो सेल्स है they are not able to use ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाते, और ग्लूकोज प्रिफर्ड फ्यूल है ना, एनर्जी के लिए। तो अगर ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड में, कंसंट्रेशन विल इंक्रीज इन ब्लड, ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ब्लड फिल्टर होकर कहाँ आएगा, यूरिन, तो यूरिन में भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ग्लूकोज का। The presence of glucose in urine is called as glycosuria. जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, उससे यूरिन में आया, क्योंकि फिल्टर होगा तो आएगा, अब ज्यादा है तो ज्यादा आ जाएगा, तो यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया डायबिटीज मेलाइटिस का। दूसरा कंडीशन है कीटोन्यूरिया। क्यों? क्योंकि सेल्स को देखो, सेल्स नॉट एबल टू यूज ग्लूकोज, सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, यूज नहीं कर पा रहा है, तो अब ग्लूकोज यूज नहीं कर पाएगा तो कुछ और तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो सेल्स क्या यूज करता है, फैटी एसिड, क्या यूज करने लग जाता है, फैटी एसिड्स। और जब फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। जब अगर ग्लूकोज प्रिफर्ड सोर्स है और नहीं मिला तो जिंदा रहने के लिए वो फैटी एसिड्स को यूज करेगा एनर्जी सोर्स, और जब फैटी एसिड्स को यूज करता है तो बनता है कीटोन बॉडीज। अब अगर ये कीटोन बॉडीज ज्यादा बन रहा है तो ये आपके ब्लड में आएगा, ब्लड से यूरिन में आएगा। द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड एज कीटोन्यूरिया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है सेल्स के लिए, तो ये कंडीशन बनता है डायबिटीज मेलाइटस का। नाउ आई एम होपिंग कि ये क्लियर है, डिजीज भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता है।
रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, अभी तक आपने देखा कि ओके किडनी इज द वन दैट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन और वो स्ट्रीट आउट कर रहा है, बट क्या इसके अलावा भी कुछ है? हाँ है, बहुत सारी ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स इनहेल और एक्सेल करते हैं। तो इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन, एक्सेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं, गैस करते हैं, उसे ऑक्सीजन रख लेता है और बाकी रिलीज आउट कर देता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होता है, ठीक है, अराउंड 200 ml पर मिनट, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर भी एवरी डे रिलीज होगा। ओके, लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ये भी सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन, ड्रग, ये सारे भी लिवर एक्सक्रीट आउट करेगा। तो लिवर ऑल्सो एक्ट एज एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। It's not only the kidney, we have other also. Most of these substances ultimately pass out along with the digestive waste. The sweat and sebaceous glands in the skin can eliminate certain substances through their secretion. हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स है, sebaceous ग्लैंड्स है जो सीबम रिलीज करता है, वो भी एक्सक्रीट आउट करता है। जैसे जो स्वेट प्रोड्यूस होता है, जो पसीना है हमारे बॉडी में, वो एक वाटरी फ्लूइड है। जब कभी ऐसे गलती से मुंह में आता है पसीना तो कैसा हमें नमकीन नमकीन सा फील होता है क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NaCl। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया उसी पसीने में होता है। लैक्टिक एसिड, ये सब आपके स्वेट में होता है। ओके, ऑल्दो द प्राइमरी फंक्शन जो होता है ना स्वेटिंग का, वो होता है आपकी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करना, ठंडा। जैसे गर्मी के टाइम पे पसीना आता है, हवा चलता है, हमें ठंडा फील होता है। दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट। सेकेंडरी फंक्शन में आप कह सकते हैं कि इसके साथ साथ वो कुछ सब्सटेंसेस को रिमूव भी कर देता है। तो स्वेट ग्लैंड का जो काम है वो प्राइमरी आपके कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट साथ साथ वो कुछ रिमूव भी कर देता है वेस्ट मटेरियल को। ओके, देन कम्स टू द सेबेसियस ग्लैंड जो सीबम रिलीज करता है, एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस सीबम के फॉर्म में। जैसे कान में आप साफ करते हैं कान, व्हाट इज दैट? दैट इज वैक्स ओनली, है ना। This secretion provides a protective oily covering for the skin. Do you know that small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva too? Saliva से भी थोड़ा बहुत आ सकता है, sweat glands में भी है और sebaceous glands में भी है। तो I hope it's clear. Now the last part, disorders of the excretory system. Malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea in blood. कभी कभी अगर किडनी ढंग से काम नहीं करता है तो आपके ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ओके, और आपको पता है यूरिया इज नाइट्रोजनस वेस्ट, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हार्मफुल है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरेमिया। रिमेंबर इट, याद रखना है। टर्म्स पे आता है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आएगा कि यूरेमिया किससे मैच कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड एज यूरेमिया। हार्मफुल है क्योंकि यूरिया एक कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। इट में लीड टू किडनी फेलियर इन सच पेशेंट, ऐसे लोगों में जिसमें किडनी फेलियर का कंडीशन है। तो यूरिया अगर किडनी काम नहीं कर रहा बच्चा, तो अब यूरिया को रिलीज तो करवाना पड़ेगा बाहर। तो दो तरीका है, एक होता है टेम्परेरी मेथड। But again it's not working, give me a second. uh, wait, it's fluctuating। एक है टेम्परेरी मेथड और एक है परमानेंट। Why it's not working? It's not working. There's some problem with the pen tab, I think. Permanent. Give me a second. Yes, fluctuating. Mhm. Okay, let's just keep it here.